नमस्कार। वेव एंड ऑसिलेशंस की अंतिम इकाई के रूप में जो हम कुछ दिनों से अध्ययन कर रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड पोलराइजेशन, उसमें आज हम रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एट प्लेन डाइइलेक्ट्रिक सरफेस का अध्ययन करेंगे। देखिएगा, कुछ बातों की जानकारी अब आपको हो चुकी है। विद्युत चुंबकीय तरंग वैज्ञानिक मैक्सवेल के द्वारा बताया गया। इस विद्युत चुंबकीय तरंग में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेक्टर होते हैं। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं और इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो इलेक्ट्रिक वेक्टर है वो ज़्यादा प्रभावी होता है। हमने ये भी आपको बताया और गणितीय रूप से ये सिद्ध भी किया गया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो प्रकृति है वो है अनुप्रस्थ प्रकृति है। दे आर ट्रांसवर्स इन नेचर। साथ ही ये भी बताया गया कि निर्वात में इनका जो वेग है वो प्रकाश के वेग की तरह है। वैज्ञानिक हर्ट्ज ने यह भी सिद्ध किया कि इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एक्सपेरिमेंटली प्रोड्यूस किया जाता है। प्रायोगिक रूप से उन्होंने सत्यापन भी करने का एक बहुत बड़ा काम किया। तो प्रश्न उठता है कि जब विद्युत चुंबकीय तरंगों में प्रकाश के ये सारे प्रॉपर्टीज़ हैं, उनका वेग उनके बराबर है, तो क्या जिस प्रकार से प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन होता है, क्या उसी प्रकार से इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में भी परावर्तन और अपवर्तन के गुणधर्म हो सकते हैं क्या? इस बात का अध्ययन करने के लिए मैक्सवेल ने कहा कि विद्युत चुंबकीय तरंगों में भी प्रकाश की तरह के दोनों गुणधर्म पाए जाते हैं। आप डायग्राम में देखिएगा, दो माध्यम दिखाए हैं, पहला माध्यम, दूसरा माध्यम। पहले माध्यम के लिए जो अपवर्तनांक है वो n1 है और इसका μ1 और ε1 परमिटिविटी और परमिएबिलिटी μ1 और ε1 है। जबकि सेकंड मीडियम के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है और पारगम्यता और विद्युतशीलता का जो मान है μ2 ε2 है। ओके, अब x बराबर 0 पर हम दोनों माध्यम को सेपरेट किए हैं। चित्र में आपतित किरण का परावर्तन और अपवर्तन दिखाया है। चित्र में मैंने थीटा आई आपतित कोण, थीटा आर परावर्तन कोण, थीटा टी अपवर्तन कोण के रूप में दिखाया है। अगर इस प्रकार की तीनों किरणें हैं तो उन तीनों किरणों के लिए हम इलेक्ट्रिक वेक्टर लिख सकते हैं। जैसे मैंने ई आई के लिए लिखा है E0I e⁻IKIR माइनस ओमेगा आई टी। इन सिमिलर वे हमने ये मान ER और ET के लिए भी लिख दिए हैं और इन तीनों समीकरण में E0I, E0R, E0T संबंधित तरंगों के आयाम हैं। अब हम इस केस में बाउंड्री कंडीशन का प्रयोग कर सकते हैं और बाउंड्री कंडीशन जैसा आपको पिछले व्याख्यान में बताया गया था उसके अनुसार टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट इंटरफेस मस्ट बी कंटिन्यूस। यह कंटिन्यूस होना चाहिए, यानी इसका मान समान होना चाहिए। दैट इज EI टेंजेंशियल प्लस ER टेंजेंशियल इज इक्वल्स टू ET टेंजेंशियल, इस प्रकार का होना चाहिए। तो हम इस प्रकार के जो बाउंड्री कंडीशंस है उसमें इन तीनों मानों को सब्स्टिट्यूट करते हैं और तीनों मान को सब्स्टिट्यूट करने पर जो समीकरण है EI टेंजेंशियल प्लस ER टेंजेंशियल इज इक्वल्स टू ET टेंजेंशियल, इनमें मान सब्स्टिट्यूट करके हमें यह इक्वेशन प्राप्त हो गई है। आप देखिएगा, माध्यम के जो इंटरफेस है उस सभी बिंदुओं पर तथा सभी समय पर ये जो कंडीशन है ये सेटिस्फाइड होनी चाहिए, वैलिड होनी चाहिए और यह तभी संभव हो पाएगा जब R और T के गुणांक समान हो। अर्थात अब हम इस समीकरण से T के गुणांकों की तुलना कर रहे हैं। बेसिकली दिस इक्वेशन इज टाइम इंडिपेंडेंट एंड ओमेगा रिमेन्स सेम फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इसका अर्थ हुआ कि ओमेगा आई इज इक्वल्स टू ओमेगा आर इज इक्वल्स टू ओमेगा टी।
यह हमने पहली इक्वेशन से मार्क कर दिया है और हम ये बता रहे हैं कि परावर्तित अपवर्तित तरंगों की आवृत्ति वही होती है जो आपतित किरण की आवृत्ति है, यानी फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज ऑन रिफ्लेक्शन एंड ऑन रिफ्रैक्शन। अपवर्तन से आवृत्ति में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अगेन this equation which is mark a boundary conditions equation hold for all point in interface, so therefore KIR at x is equals to 0, KRR is equals to KTR, सभी के मान आपस में समान होने चाहिए। और जब हम इस शर्त का प्रयोग करते हैं तो हमें जो रिजल्ट प्राप्त होते हैं वो इस प्रकार से हैं। KIZ is equals to KRZ is equals to KTZ and KI by is equals to KR by is equals to KT by। इससे अर्थ ये निकलता है कि यदि जो तरंग है वह YZ तल में है तो KI by is equals to 0, इट मीन्स KR by is equals to KT by भी 0 होगा। इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि जब KI by is equals to 0 है तब KT और KR by भी 0 है, अर्थात आपतित तरंग, परावर्तित तरंग और अपवर्तित तरंग तीनों एक ही तल में होती हैं। पुनः मान लीजिएगा हम इन तीनों किरण का जो मिलान बिंदु है O, उस पर इंटरफेस पर नॉर्मल खींचें, तब हमें जो एंगल मिल रहे हैं उन एंगल का मान है थीटा I, थीटा R, थीटा T। देन फॉर द वैलिडिटी ऑफ दिस इक्वेशन नंबर 2, हम इस वैलिडिटी ऑफ इक्वेशन नंबर 2 के लिए जेड अक्ष में इनके कंपोनेंट ले सकते हैं और जब हम जेड अक्ष में इनके कंपोनेंट लेंगे तो हमको इक्वेशन प्राप्त हो रही है KI साइन थीटा I इज इक्वल्स टू KR साइन थीटा R इज इक्वल्स टू KT साइन ऑफ थीटा T। It means sin theta I upon sin theta R is equals to KR upon KI। K प्रोपिगेशन कांस्टेंट है जिसका मान लिखा जा सकता है, तो KR और K बाई का मैंने मान निकाला है और इस प्रकार आप देख रहे हैं कि थीटा I और थीटा R अर्थात आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में दोनों बराबर हैं। उसी समीकरण से जो हमने वैलिडिटी के लिए निकाली है, अब हम दूसरा पार्ट लेते हैं। वह दूसरा पार्ट है साइन थीटा I अपॉन साइन थीटा T इज इक्वल्स टू KI अपॉन KT अपॉन KI। इट मीन्स साइन थीटा I अपॉन साइन थीटा T इज इक्वल्स टू NT अपॉन NI, NT अपॉन NI। यह जो नियम मिला है, यह नियम हमको स्नेल के नियम का मिला है। इस प्रकार हम ये देखते हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंग में प्रकाश के जो अपवर्तन हैं अथवा परावर्तन हैं उन नियमों की पूर्णतः व्याख्या संभव है। आप इस समीकरण से देख सकते हैं, यदि N1 इज़ ग्रेटर देन N2 यदि N1 इज़ ग्रेटर देन N2, N1 फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। इसका मतलब हुआ कि जो प्रथम माध्यम है वह दूसरे माध्यम से सघन माध्यम हो गया है, तो उस केस में थीटा T का मान थीटा I है, थीटा T का मान थीटा I से ज़्यादा होगा, अर्थात आपतन कोण बढ़ाने से थीटा T का मान बढ़ेगा। थीटा I के उस मान को जिस पर थीटा T बराबर π/2 हो जाए, हम उस कोण को क्रिटिकल एंगल कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। और थीटा I का मान थीटा C से जैसे ही अधिक होगा, अपवर्तित किरण दूसरे माध्यम से प्रवेश न कर प्रथम माध्यम में ही आ जाएगी और इस प्रकार का जो दृश्य बनता है हम उसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं, अर्थात किरण पूर्ण परावर्तित हो जाएगी और इस प्रभाव को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है। धन्यवाद।